Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। मॉडल पेपर जो है ये आप लोग जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनका ये मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट कौन सा स्टूडेंट? तो आप लोगों का सब्जेक्ट माइनर जो है सोशियोलॉजी चल रहा है। पेपर का नाम क्या है? तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी ये पेपर का नाम है। ये मॉडल पेपर 1 है, यानी आज से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है मॉडल पेपर स्टूडेंट। और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 18 जून को है स्टूडेंट। तो इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम क्या है 18 जून को आप लोगों का जो है माइनर पेपर सोशियोलॉजी का होगा स्टूडेंट। तो यह पहला मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर में हमने आप लोगों का जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड, ये दो यूनिट जो है आप लोगों का हमने जो है यहाँ इस मॉडल पेपर में जो है कंप्लीट किया है स्टूडेंट, फर्स्ट और थर्ड। और सेकेंड और फोर्थ जो है कल आप लोगों को 1 बजे दोपहर तक हम दे देंगे। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 1 बजे तक या उससे पहले भी अगर मैं टाइप कर ली तो उससे पहले भी आप लोगों को मैं दे दूंगी। तो आइए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए, या इसी को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति को समझाइए। प्रकृति या विशेषता दोनों तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपका यही मतलब आपका यही आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले तो बात आप जान लीजिए कि आप लोग जिस तरह से मेजर पेपर दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है, मेजर पेपर जो है आप लोगों का जैसा पैटर्न था मेजर में, जैसे आप लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु जो है आप लोग 5 क्वेश्चन करते थे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु, शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु, उसमें क्या था 8 क्वेश्चन दिया रहता था, तो 8 में से क्या था आप लोगों को 5 करना रहता था। और फिर क्या था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 दिया रहता है और 2 करना है। ठीक है, तो टोटल आपको कितना है 5 अति लघु करना है, प्लस 5 लघु करना है, और प्लस क्या 2 आप लोगों को दीर्घ यानी लॉन्ग क्वेश्चन करना। टोटल आप लोगों को क्या है 12 क्वेश्चन जो है करना रहेगा, 12 क्वेश्चन आंसर लिखना रहेगा। तो जैसे आप मेजर का एग्जाम दिए उसी तरह से क्या है आपको माइनर का भी एग्जाम देना है स्टूडेंट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आंसर। तो देखिए, समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लॉगस शब्द से मिलकर बना है। देखिए जो समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र में क्या हुआ 2 तरह के लैंग्वेज का यूज किया गया, एक आप लैटिन भाषा और एक क्या है आपका ग्रीक भाषा। लैटिन भाषा में सोशियस शब्द है और ग्रीक भाषा का क्या है लॉगस शब्द है, तो दोनों शब्दों को मिलाकर क्या है सोशियोलॉजी बना है। ठीक है, सोशियो का अर्थ क्या होता है? सोशियो का अर्थ होता है समाज, और लॉगस का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान या विज्ञान। ठीक है, लॉगस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या विज्ञान। ये क्या है सोशियोलॉजी का जो है अर्थ हुआ। अब देखिए इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ वह विज्ञान जो समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस तरह से सोशियोलॉजी का हम शाब्दिक अर्थ क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट? तो शाब्दिक अर्थ हम बता सकते हैं कि समाज का वह शाब्दिक समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ वह विज्ञान जो समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र बोलते हैं। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त काम्पटे ने सन 1838 ईस्वी में किया था, इसलिए काम्पटे को समाजशास्त्र का जो है जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं? हाँ देखिए स्टूडेंट, समाजशास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं? तो काम्पटे जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही 1838 ईस्वी में जो है समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए अगला क्या है आपका हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो अवधारणा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को अंतिम रूप से स्वीकृत कर उसे अपने अध्ययनों द्वारा प्रस्थापित किया। स्पेंसर के अनुसार हमारे प्रतीकों की सुविधा और उसकी उत्पत्ति संबंधित वैधता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये जो है अवधारणा जो है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दिए गए। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ
इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अभिप्राय उस विज्ञान से है जो क्रमबद्ध रूप से समाज का अध्ययन करता है। समाज का अभिप्राय मनुष्यों के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं के प्रतिमानों से होता है। ठीक है, तो ये इतना क्या अवधारणा हुई। अब आइए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए परिभाषा क्या है, तो परिभाषा जिन्स वर्ग के अनुसार, तो जिन्स वर्ग ने परिभाषा क्या दिया, तो मनुष्य की अंतःक्रियाओं और उनके अंतः संबंधों तथा उनके कारणों और फलों का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र कहलाता है। ये किसने कहा, जिन्स वर्ग ने कहा। जॉर्ज सिम्बले ने के अनुसार क्या, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। ठीक है, जॉर्ज सिम्बले ने क्या परिभाषा दिया, जॉर्ज सिम्बले ने परिभाषा दिया कि समाजशास्त्र जो है वह क्या है, अंतः संबंधों के स्वरूप का जो है विज्ञान है। अगली परिभाषा क्या है, मैकावर के अनुसार, तो मैकावर ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अनुगमन करता है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैकावर का परिभाषा था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में अनुगमन, ठीक है, अनुगमन करता है और सामाजिक जो संबंध होते हैं, संबंधों का जाल को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए समाज की विशेषताएं या प्रकृति क्या क्या है। तो समाज की विशेषताएं या प्रकृति क्या है, निम्नलिखित होती हैं। पहला क्या है आपका, सामाजिक विज्ञान। देखिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कैसा है, तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान को क्या है, मूलतः दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या होगा, तो देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र आदि क्या प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि इनका संबंध प्राकृतिक दुनिया से है। समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक दुनिया से है। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक समूह आदि के अध्ययन आते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान जो है कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये पहला क्या, सामाजिक विज्ञान जो विशेषता हो गई, तो क्यों कहते हैं, इसको हमने भी बताया। दूसरा क्या है आपका, मूल्य निरपेक्ष विज्ञान। मूल्य निरपेक्ष विज्ञान में क्या है कि समाजशास्त्र एक मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है। मूल्य निरपेक्ष का तात्पर्य है कि पक्षपात रहित होकर घटनाओं का अध्ययन व विश्लेषण करता है। यानी इसमें क्या है, इसमें जैसे किसी का भी पक्षपात नहीं किया जाता, यहाँ पर पक्षपात रहित होकर किसी भी घटना का जो है अध्ययन हम करते हैं। तीसरा क्या है, विशुद्ध विज्ञान। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध के रूप में समाजशास्त्र समाज की वस्तुनिष्ठ तथ्य सामने प्रस्तुत करता है। इस रूप में इसका उद्देश्य सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत नवीन सिद्धांतों की खोज करना, पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, फिर क्या है, नवीन समस्याओं को प्रस्तुत करना और मौजूद सिद्धांतों को नियमबद्ध एवं सरल करना होता है। ठीक है, तो जो विशुद्ध के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें जो है हम मतलब नए तथ्य का खोज भी करते हैं। नए तथ्य के खोज के साथ साथ क्या है, पुराने जो सिद्धांत है उनकी पुनर्परीक्षा, नहीं दोबारा से उनको परीक्षण करते हैं, नवीन समस्याओं को प्रस्तुत करना और जो भी सिद्धांत है उसको नियमबद्ध तरीके से क्या है, सरल रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला क्या है, अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान में देखिए यहाँ पे क्या है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। यह अमूर्त अवधारणा ही समाजशास्त्र का अध्ययन विषय है। देखिए स्टूडेंट, आज जो था माइनर हिंदी का पेपर था। ठीक है, माइनर हिंदी का पेपर था जो कि 4th सेमेस्टर वालों का। ठीक है, तो मैंने सिर्फ मात्र 3 मॉडल पेपर में जो है उनका चारों यूनिट को कंप्लीट कराया था और उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे। बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट किया, जो है यूट्यूब पर कमेंट किया कि मैम आपके पढ़ाए हुए से सारे क्वेश्चन आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए भी मैं बहुत मेहनत करी। देखिए मेरे टंग में भी चोट लगा है, मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है। मैं इस समय क्या 10-10 घंटा 15-15 घंटा आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। देखिए ये भले ही आधे घंटे का या 40 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसको टाइप करने के लिए कम से कम 2 से 3-4 घंटे लग जाते हैं। फिर एडिटिंग करना, फिर वीडियो को जो है एक्सपोर्ट करना, पब्लिक करना, इस सब को प्रोसेस में लेकर 6 से 7 घंटे जो है लग जाते हैं। तो अब मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को मतलब सही चीज़ जो है आप लोग तक सही दिशा में पहुँचे। और
और आप लोग जो है घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर से पास हो। देखिए सडनली चेंजिंग आया है कि नहीं इस बार क्या है रिटर्न परीक्षा होगा, तो बच्चे बहुत परेशान हैं और चैनल पर जो है अभी जो है रिटर्न परीक्षा का कोई भी मैटर आप लोगों को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मैं दे रही हूँ, तो आप लोग सिर्फ एक वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार अगर आप देख लेंगे। अब जैसे देखिए अब 4 यूनिट इसमें पढ़ना है, अब 4 यूनिट में 2 यूनिट हमने आज की वीडियो में कवर कर दिया, 2 यूनिट को कल, यानी 2 वीडियो में आप लोगों का 4 यूनिट हम कवर कर दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर वन लाइन अति लघु क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से उसको कर सके स्टूडेंट। तो देखिए थोड़ा बहुत जो है प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक होता है तो उसको माइंड मत करिए, क्योंकि जो लिखे हैं वो सही है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा टंग प्रॉब्लम है तो उतना मैं फोर्सली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जैसे मैंने वादा किया कि नहीं मैं आप लोगों को 17 तक मॉडल पेपर दे दूंगी, तो अभी दे दूँगी। और आप लोग का काम क्या है स्टूडेंट, आप लोग इसको शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है दिक्कत हो रही है, उनके पास जो है मैटर नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माइनर का जो है बुक या सीरीज कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ना ही यूट्यूब पर जो है इसका कोई क्लास है। ये एकमात्र चैनल मेरा जो है आप लोगों का जो एक्सपर्ट क्लासेस, देखिए चैनल का नाम भी क्या है, आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है, क्लासेस बाई मंजू मैम, ये चैनल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैनल को जो है आप लोग अपना चैनल समझकर इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि बच्चे जो है यहाँ से पढ़ सके। इसका कोई भी आपको यूट्यूब पर पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट। एक बार आप जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर जो फ्री एंड कॉस्ट आपको करिकुलर आप पढ़ेंगे। मेजर सब्जेक्ट में आप लोगों का मैं होम साइंस चलाती हूँ और माइनर सब्जेक्ट में लगभग जैसे करीब जो है पूरा ही माइनर सब्जेक्ट इस बार से मैं ला रही हूँ स्टूडेंट। तो आप लोग जो अपने सीनियर और जूनियर दोनों को अगर आप ये वीडियो देते हैं तो उनका जो है बेनिफिट होगा और आप लोग जुड़े रहेंगे तो आगे भविष्य में भी आप लोगों को जो है इस चैनल के जरिए जो है बहुत सारी जो है फ्री एंड कॉस्ट जो है एजुकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी हर टॉपिक पर। अगर कोई कमेंट करते हैं किसी टॉपिक पे, अगर आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं, हम अपने आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक मान्यताओं आदि का अध्ययन आता है। यह सब अमूर्त है, इसलिए समाजशास्त्र भी क्या है, अमूर्त है, ठीक है। अब आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां क्या है आपका, बुद्धि संगत व आनुभाविक विज्ञान। समाजशास्त्र बुद्धि संगत और आनुभाविक विज्ञान, इसके अंतर्गत जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसे बुद्धि व तरक्की कसौटी पर कसकर विश्लेषण किया जाता है। बुद्धि और तरक्की के कसौटी पर जो है उसको रख के क्या करते हैं, उसका हम एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं। ये भी आपकी एक विशेषता हुई। अब आइए देखिए अगला पॉइंट 6 क्या, सैद्धांतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है। इसमें सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं के सैद्धांतिक पक्ष को उजागर करने की जो है चेष्टा हमेशा रही है, ठीक है। हमेशा जो है चेष्टा रही है कि मतलब नहीं ये चीज़ जो है सिद्धांत पर चलता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बताइए, या समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या हैं, या शास्त्र के विषय क्षेत्र की प्रकृति को बताइए। 3 तरह से ये क्वेश्चन आपको आएगा, आपको आंसर सिर्फ एक ही लिखना है, जैसे हम लिखे हैं। लिखिएगा कि किसी भी विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का अभिप्राय उस विज्ञान की सीमा रेखा को स्पष्ट करना है, ठीक है। किसी भी विज्ञान की अध्ययन क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है, उस विज्ञान की सीमा रेखा का स्पष्ट करना था। प्रायः सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा स्वीकारा गया कि समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है, परंतु सवाल यह उठता है समाज का अध्ययन करने वाले इस विज्ञान की सीमा क्या है। सीमा यानी दोष क्या है, ठीक है। फिर क्या इसके अध्ययन क्षेत्र सीमित हैं या विस्तृत हैं। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में विद्वानों ने जो मत दिए उनको 2 स्वरूपों में क्या किया, उनके 2 स्वरूप में उनका जो जन्म हुआ, ठीक है, प्रकृति का। पहला क्या है आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा क्या है समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। तो देखिए स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है स्टूडेंट, तो देखिए इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसके समर्थकों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल आदि की तरह समाजशास्त्र के अंतर्गत भी अध्ययन की अपनी खास समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट व स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा, ठीक है। फिर क्या है आपका
इस संप्रदाय के मानने वाले में सीमेल है, वीरकांत है, वेबर है, टानीज है और वानवीज आदि जो है शामिल। अब इन्होंने अपना अलग अलग जो है मत अलग अलग तरीके से दिया। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सीमेन का क्या मानना था, वीरकांत क्या कहते थे, वेबर क्या कहते थे। इनका अलग अलग जो है समाजशास्त्र के प्रति जो है दृष्टिकोण को हम देखते थे। यहाँ पे क्या सीमेन का मानना है, सीमेन का क्या मानना है कि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते थे। ये सब हम लोग हमेशा कहते हैं, अपने दिनचर्या में भी कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का जो है दो पहलू, हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो उसी तरह से क्या है, प्रत्येक वस्तु का दो पहलू होता है, स्वरूप और अंतः वस्तु। तो वस्तु के बाहरी रूप को स्वरूप कहा जाता है। जो वस्तु की बाहरी यानी बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। और वस्तु के आंतरिक सार को क्या बोलते हैं, अंतर वस्तु बोलते हैं। जैसे हमारा बाहरी मुखौटा क्या हुआ, हमारा स्वरूप हुआ, और जो हमारे अंदर जो गुण विद्वान है वो क्या है, हमारे अंतर वस्तु हैं। ठीक है। फिर क्या देखिए, वीरकांत ने क्या माना, तो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना है। उनके अनुसार समाजशास्त्र समस्त प्रकार के मानवीय संबंधों के स्वरूप का अध्ययन नहीं, बल्कि उस स्थिति में ठीक, उस स्थिति में समाजशास्त्र अधिक यथार्थ व निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए समाजशास्त्र पूर्ण मानसिक संबंधों जैसे प्रेम, स्नेह, प्रेम, सम्मान, स्नेह आदि का अध्ययन है, जो मानव को एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है, वो एक तरह का जो है विशेष विज्ञान है, जिसमें हम भाईचारा, प्रेम आदि को क्या है, शामिल करते हैं। ठीक है। आप देखिए मार्क्स वेबर ने क्या माना है, मार्क्स वेबर के अनुसार क्या प्रकृति है, तो के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रिया वह है जो अर्थपूर्ण होती है, जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होती है, जिनके एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। जिनका क्या होता है, एक पहले से क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। ये किसने कहा, ये मार्क्स वेबर के अनुसार जो है क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति है। अब आइए देखिए दूसरा हम पढ़ते समन्वयात्मक संप्रदाय। इसमें क्या है, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है। इनके समर्थकों का मानना है कि समाज के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए समाज के क्षेत्र को सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। इस संप्रदाय के मानने वालों में दुर्खीम है, सोरोकिन और हाब हाउस का नाम जो है मुख्य। तो अब आइए देखिए इन तीनों ने अलग अलग अपना क्या मत दिया, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दुर्खीम का क्या कहना था, दुर्खीम जी का क्या कहना था कि समाजशास्त्र का मूल कार्य सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार जैसे विचार हो गया, अनुभव हो गया, क्रिया का वह पक्ष है जिसका परीक्षण वैषयिक रूप से संभव है और जो कि एक विशेष ढंग से व्यवहार करने का बोध करता है। ठीक है। तो यानी उन्होंने ये कहा कि जो विचार है, अनुभव और क्रिया है, वो क्या किसी निरीक्षण विषय पर, वैषयिक मतलब कि विषय पर जो है आधारित होता है। ये किसका मानना था, दुर्खीम जी का मानना था। देखिए अगला क्या है आपका, हाब हाउस के अनुसार। तो उन्होंने क्या माना, हाब हाउस ने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक अध्ययनों का समन्वय है। इस रूप में समाजशास्त्र का मूल कार्य संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्याख्या करना है, क्योंकि सामाजिक जीवन के अनेक तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य का वह सारा व्यवहार आ जाता है जिसे हम सामाजिक व्यवहार जो है करते हैं या कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हाफ हाउस के अनुसार जो थी वो प्रकृति। तो अब आइए देखिए हम बात करते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि संस्कृति क्या है। ठीक है। संस्कृति से हम क्या, अब देखिए पहला यूनिट खत्म, अब देखिए दूसरा थर्ड यूनिट है कि जिसमें आप लोगों को पढ़ना है ना कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन है। ठीक है। कास्ट है और क्या है, और ये कास्ट हो गया, उसके बाद क्लास है और रिलीजन्स है। तो ये आपका देखिए संस्कृति से। तो संस्कृति का क्या है, इसका अर्थ देते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए। तो समाजशास्त्र में संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति का अध्ययन केंद्रीय महत्व का है। ठीक है। समाजशास्त्र में संस्कृति का अध्ययन क्या होता है, केंद्रीय महत्व का होता है। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पर संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। देखिए शाब्दिक दृष्टि से हम जब विचार करेंगे तो जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, संस्कार से बना है, जिसका अर्थ है
जिसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के आचरण एवं विचार को परिमार्जित करे। ठीक है, किंतु समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संस्कृति की परिभाषा व्यापक रूप में की जाती है। ठीक है, तो जो संस्कृति शब्द किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा कि संस्कृति शब्द जो है आपका जो है संस्कार शब्द से जो है बना है। अब आइए देखिए संस्कृति की परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृति की परिभाषा जो है टाइलर के अनुसार क्या है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक आधार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिसे मानव समाज का सदस्य होने के नाते क्या करता है, प्राप्त करता है। तो देखिए हम लोग क्या है, जो भी विश्वास होता है धर्म के प्रति, ठीक है, कानून के प्रति जो डर है, प्रथा है, जो भी नैतिक व्यवहार, वो सब क्या सब हम संस्कृति से ही सीखते हैं। तो सदस्य होने के बाद जो मानव में जन्म लिया, मनुष्य का जन्म हुआ, तो वो सारे जो भी संस्कृति हमारी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसी को मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और उसमें जो भी हमें लगता है अपने विचार और अनुभव से क्या करते हैं, उसमें हम परिवर्तन करते चलते हैं। अब देखिए एस.सी. दुबे के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्ट प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा जो है संस्कृति की संज्ञा क्या है, दी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट, टंग में बहुत ज़्यादा जो है दर्द अब होने लगा। अब देखिए क्या है, हर्ष कोटिज के अनुसार तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति क्या है आपका, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये तीनों परिभाषा जो है संस्कृति का आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको तीन में से कोई भी एक लिख देंगे, दो लिख देंगे, आपको पूरा नंबर, हम तीन इसलिए दे देते हैं स्टूडेंट कि आप लोग जो है कम से कम एटलीस्ट एक या दो याद कर वहाँ पर जो जाकर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं संस्कृति की विशेषताएं पर। तो देखिए संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है, मानव निर्मित। संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव के चारों ओर जो पर्यावरण पाया जाता है उसे मूलतः होगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए, उसे मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। मुलाकात नहीं होगा यहाँ पर, मूलतः, उसे मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण नदी, पहाड़, जलवायु आदि, जबकि धर्म, प्रथा, विश्वास, मकान आदि मानव निर्मित पर्यावरण है। यह मानव निर्मित पर्यावरण ही क्या होती है, संस्कृति होती है। देखिए धर्म के प्रति जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो विश्वास है, जो मकान है, ये सब क्या सब जो है मनुष्य बनाता है। देखिए जन्म के समय कोई भी बच्चा, जैसे आप जानते हैं ना तो वो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, वो सिर्फ क्या होता है, बालक होता है। लेकिन जन्म के बाद जो भी संस्कार दिए जाते हैं, फिर जन्म के बाद ना उसको करार उसको मतलब बताया जाता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, ठीक है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, ये सब क्या है, सब आपके तो सब क्या है, मनुष्य ही बना रहा ना। तो इसलिए क्या है, धर्म है, प्रथा है, विश्वास है, मकान है, ये सब क्या है, सब आपके मानव निर्मित संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए दूसरी विशेषता क्या है, तो सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसे व्यक्ति समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के क्रम में सीखता है, ठीक है। यह सीखना शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। इसलिए जिस समाज में जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुकूल व्यक्ति में सांस्कृतिक विशेषताएं जो है आती हैं। हस्तांतरण, संस्कृति की एक खास विशेषता हस्तांतरण कही जाती है। इस विशेषता के कारण ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। प्रत्येक पीढ़ी सामाजिक विरासत के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखती है और उसे फिर अपना अनुभव जोड़कर उसे आगामी पीढ़ी को क्या करती है, हस्तांतरित करती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृति क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो है हम हस्तांतरित करते रहते हैं। हस्तांतरित मतलब उसको आगे बढ़ाना।
ठीक है। अब आइए देखिए सामाजिक। सामाजिक क्या है? तो संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती, सामाजिक होती है। संस्कृति क्या है? व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत का मतलब कि सिर्फ आपका पर्सनल नहीं होता, वो क्या है, आप वो जो है संस्कृति जो होती है वो सामाजिक होती है। कभी किसी 2 या 4 व्यक्तियों के व्यवहार को संस्कृति नहीं कहते हैं। ठीक है, किसी 2 या 4 व्यक्तियों के व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यवहार जब एक समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं तब वह संस्कृति कहलाते हैं। यानी 2 या 4 व्यक्ति अगर करते हैं किसी व्यवहार को तो उसको हम संस्कृति नहीं मान सकते, उसको हम सिर्फ आदत मानेंगे। ठीक है, लेकिन जब वही व्यवहार जो है किसी समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तब वो क्या है, संस्कृति कहलाता है। इस रूप में संस्कृति यहाँ पर बना लीजिएगा, पूरे समाज के पर्यटन से बनती है। धर्म, प्रथाएं, परंपरा आदि संस्कृति के तत्व हैं जो पूरे समाज में कार्यविधि के घोतक होते हैं। ठीक है, घोतक ऐसे लिखा गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, वो टाइपिंग नहीं ले रहा था, घोतक। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप देख लीजिएगा सामाजिक में क्या चीज़ें हैं। फिर देखिए आदर्शात्मक। आदर्शात्मक में क्या है, प्रत्येक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि दूसरी संस्कृति की तुलना में व्यक्ति अपनी संस्कृति की प्रशंसा व दुहाई देता है। कभी कभी इस क्रम में सांस्कृतिक संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए जिस कल्चर को हम मान रहे हैं और कोई और दूसरा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को सर्वोपरि रखेंगे और यही कहीं ना कहीं क्या होता है, विवाद का जो है कारण बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, अनुकूलता, अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का मतलब क्या है, तो देखिए संस्कृति में अनुकूलन का गुण पाया जाता है। अनुकूलन मतलब कि हम उसको बार बार दोहराते रहते हैं। समाज परिवर्तनशील है, इस क्रम में संस्कृति भी परिवर्तित होती है। संस्कृति सामाजिक वातावरण परिस्थिति के अनुसार चलती है। जो संस्कृति होती है वो क्या है, सामाजिक वातावरण व परिस्थिति। ठीक है, सामाजिक वातावरण व परिस्थिति के अनुसार क्या चलती रहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो संस्कृति है वो क्या है, परिवर्तनशील है। वो समय, ठीक है, वातावरण और स्थिति के अनुसार जो है संस्कृति बदलती रहती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संस्कृति के प्रकार बताइए। संस्कृति जो कितने प्रकार की होती है, तो संस्कृति का सर्वाधिक मशहूर प्रकार आगबर्न एवं निमकाम्फ ने दिया जो निम्नलिखित है। पहला क्या, भौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए भौतिक संस्कृति में क्या है, मानव द्वारा निर्मित हुए पदार्थ जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है जिसे देखा जा सके एवं स्पर्श किया जाए। स्पर्श किया जाए मतलब कि छू सके, स्पर्श किया जा सके, भौतिक संस्कृति कहलाते। इनकी संख्या असंख्य होती है, यानी मतलब ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्या है, आपका घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, भवन हो गया, पेन और किताबें हो गई। तारा तो वो नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भौतिक मतलब कि जो जिनको मानव ने बनाया, जिनको हम देख सकते, देखने के साथ साथ क्या है, उसको छू सकते, छूने के साथ साथ क्या, उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपके जो है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्या है, आपका अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का मतलब क्या है कि मानव निर्मित वेद सामाजिक तथ्य, वेद नहीं, वे मानव निर्मित वे सामाजिक तथ्य जो अमूर्त हैं, जिन्हें स्पर्श संभव नहीं है। ठीक है, जिन्हें स्पर्श संभव नहीं है, अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। इनकी संख्या कम है, जैसे विचार, परंपरा, आदर्श, धर्म और क्या है, लोकरीति। तो विचार हुआ, परंपरा हुआ, आदर्श हुआ, ये सब क्या, अब देखिए विचार, परंपरा, आदर्श, धर्म, लोकरीति, ये सब क्या है, सब आपका जो है क्या है, आपका अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जैसे विचार को क्या, विचार को आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परंपरा को आप स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आदर्श को क्या आप स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लोक रीति रिवाज जो उसको स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सब क्या, सब आपके जो है क्या है, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला
प्रश्न हमारा क्या है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र में सभ्यता का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस अवधारणा की व्याख्या समाज के संदर्भ में उचित है। सभ्यता समाज की आधारशिला है, यह समाज का पोषण करती है। सभ्यता इतनी उपयोगी अवधारणा है कि प्रत्येक समाज इसके आगे नतमस्तक है। एक तरफ यह आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है तो दूसरी तरफ विकास का क्या होता है, आधार भी होता है। ठीक है, तो सभ्यता क्या है, सभ्यता जो है आपके समाज की क्या होती है, एक तरह से आवश्यकताओं को भी पूर्ति करती है और दूसरी ओर क्या है, ये विकास का आधार भी बनती है। सभ्यता जो है आपके समाज की जो है आधारशिला होती है। अब देखिए परिभाषा जो है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार परिभाषा क्या है, सभ्यता संस्कृति का अधिक जनित एवं विकसित रूप है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति का क्या, अधिक जनित एवं विकसित रूप है। और कांत ने इसकी परिभाषा क्या दी है, सभ्यता मनुष्य की वह आचरण का बाह्य अवस्था है जिसे अनेक भौतिक पदार्थों के माध्यम से एक मूर्त के रूप में प्राप्त होता है। एक मूर्त होगा, ठीक है, एक मूर्ति नहीं, एक मूर्त के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। तो ये देखिए जो है आपका परिभाषा हो गया। अब आइए बात करते हैं सभ्यता की विशेषताएं की। तो सभ्यता की विशेषताएं देखिए क्या है, तो पहला क्या, भौतिक पक्ष। तो देखिए संस्कृति को मूलतः दो पक्षों में विभाजित किया जाता है, एक है भौतिक पक्ष और दूसरा क्या है, अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष के अंतर्गत जो पश्चिमी सम्मिलित होती हैं वे सभ्यता हैं। ठीक है, पश्चिमी जो सम्मिलित सभ्यता है वो क्या है, वो आपके जो है भौतिक पक्ष में जो है सम्मिलित होती हैं। मूर्त रूप में क्या होती हैं, तो सभ्यता के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है। इस रूप में सभ्यता मूर्त होती है, इसे देखा जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे पंखा हो गया, टेलीफोन हो गया, कागज हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है मूर्त रूप में जो है सभ्यता की विशेषताएं हो गई। अब आइए देखिए तीसरा क्या है आपका, साधन। साधन में क्या है, साधन एक सभ्यता एक साधन है, इसकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कलम से हम लेखन कार्य को पूरा करते हैं। इसी तरह सभ्यता की जितनी भी वस्तुएं हैं वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती थी, ये भी बात सही है। तो जो सभ्यता क्या है वो एक माध्यम होता है, एक साधन होता है, जिससे क्या है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कलम से क्या हम लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से आप क्या है, मोबाइल को आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, कल आपकी परीक्षा, कल नहीं सॉरी इट मीन्स परसों 18 तारीख परीक्षा है, तो आप अच्छे से अपना परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, फिर क्या, ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का मतलब कि ग्रहण करना। सभ्यता की एक खास विशेषता यह है कि इसे ग्रहणशीलता होगा, ठीक है, ग्रहणशीलता का गुण पाया जाता है। सभ्यता का एक खास विशेषता यह है कि इसमें ग्रहणशीलता का गुण पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति सभ्यता को ग्रहण कर सकता है और उसका क्या है, लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ बना लीजिएगा ग्रहणशीलता, ये यहाँ पर रहेगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता क्या है, तो सभ्यता की एक खास विशेषता परिवर्तनशीलता है। मानवीय आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। कल तक परिवहन के तेज साधन थे कार, बस और रेलगाड़ी। ठीक है, यानी कल तक जो है हम सबसे ज़्यादा फास्ट में किसको मानते थे, कार को मानते थे, बस को मानते थे, रेलगाड़ी को मानते थे। लेकिन आज क्या है, आज जो है साधन के रूप में क्या हुआ, हवाई जहाज़ हो गया ना। वायुयान क्या है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब फास्ट जो है पहुँचाने, जैसे जो रेलगाड़ी से या ट्रेन से हम 2 दिन का सफ़र कर सकते हैं, वही क्या वायुयान से हम 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो ये क्या, ये सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ। फिर क्या, वैकल्पिक। सभ्यता का चुनाव वैकल्पिक है, इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उनमें से व्यक्ति या समाज अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार जो है चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो सभ्यता क्या है आपका वैकल्पिक, आपके ऊपर है कि आप इस सभ्यता को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सभ्यता को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि जो है प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता क्या है, तो सभ्यता की एक खास विशेषता प्रगतिशीलता है।
यह निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। जैसे पहले मानव गुफाओं में रहता था और खाना बदोश वाला जीवन व्यतीत करता था, लेकिन आज जो है सभ्यता का विकास होने से मानव क्या घरों में और मकानों में रहने लगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रगति मानव ने किया, तभी तो आज उसको क्या है, घर मकान जो है छाया के रूप में मिल रहा है। अब आइए देखिए, बात करते हैं हम जाति से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रमुख आधार जाति व्यवस्था रही है। यद्यपि आज विभिन्न कारकों के फलस्वरूप भारत में जाति व्यवस्था के बंधन काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी संपूर्ण समाज जातिगत उच्चता और निम्नता के आधार पर जो है विभाजित होता है। तो ये क्या है, जाति की जो है अर्थ होगी। अब देखिए जाति की अवधारणा क्या है, जाति की अवधारणा और परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जाति की अवधारणा या परिभाषा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह लोगों का एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता आनुवंशिकता पर आधारित होती है। इस जाति संस्करण में एक निश्चित स्थान प्राप्त होता है। परिभाषा देखिए, मजुमदार एवं मदान के अनुसार क्या है, तो जाति एक बंध वर्ग है। जाति एक बंध वर्ग है, ये क्या है, आपकी जाति की जो है परिभाषा है। अब आइए बात करते हैं जाति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जाति क्या क्या विशेषताएं, पहले क्या, समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था समाज को कुछ निश्चित करों में विभाजित कर देती है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य जन्म से निर्धारित होता है। उनमें एक सामुदायिक भावना होती है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, कार्य के अनुसार, जैसे देखिए जो पंडित के घर में जन्मा तो वो क्या है, वो पंडित कहलाता है, तो हुआ ना खंड की तरह विभाजित। फिर क्या है आपका संस्तरण में क्या है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की स्थिति एक दूसरे की तुलना में ऊंची या नीची होती है। इस संस्तरण में सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं और क्या सबसे नीचे अस्पृश्य जाति आती है। तो संस्तरण मतलब हायरार्की जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या सबसे ऊंचा जो होता है आपका ब्राह्मण कुल को मानते हैं, और सबसे नीचे जो है आपके जो है नीचे जो अस्पृश्य यानी हरिजन जाति के जो लोग होते हैं उनको मानते हैं। फिर क्या है आपका भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान, मेल जोल, सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध है। प्रायः एक जाति के व्यक्ति निम्न जातियों के हाथ का भोजन नहीं स्वीकार करते हैं। साथ ही कच्चा हुआ पका हुआ भोजन संबंधी अनेक प्रबंध देखे जाते हैं। तो देखिए, अब पहले तो आप लोग सुनते थे ना शादी विवाह में करधनिया, है ना, तो करधनिया का मतलब, करधनिया नेता का मतलब क्या हुआ कि करधन पहन कर जाना नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि खाली क्या है, मतलब जेंट्स अलाउ हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले करधनिया जिससे शादी विवाह पड़ता था तो बोला जाता नहीं था कि नहीं लेडीज़ को नहीं बुलाएगा, करधनिया नेता यानी कि खाली जेंट्स को बुलाया जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, बहुत से आप देखते हैं आज भी है जो मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, जो मतलब उनका सोच क्या है, निम्न कोटि का है, तो आज भी क्या है, हरिजन जाति के लोगों के घर का खाना पानी ये सब नहीं खाते पीते हैं। लेकिन हमारा क्या मानना, जैसे एजुकेशन है तो बस आप क्या है, जाति कोई भी हो, ठीक है, जाति कोई भी हो, हरिजन हो, क्या है आपका मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी जाति हो, जैसे आपका डोम हो, चमार हो, कोई भी जाति हो, तो क्या हो, बस सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गंदगी बस नहीं होनी चाहिए, बाकी खान पान तो सब जगह चलना चाहिए। फिर क्या है, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं। जाति व्यवस्था में अधिकारों और सुविधाओं में विशेष अंतर देखा जाता है। एक और उच्च जाति को जितनी सुविधाएं और अधिकार जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं उतनी निम्न जातियों को नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, अन्य क्षेत्रों में ब्राह्मण अनेक सुविधाओं और अधिकारों को पूर्ण है, अधिकारों से पूर्ण है, यानी पूरा तरह से उसे मिल रहा है। वहीं पर क्या है, निम्न जातियों को इन अधिकारों से क्या है, वंचित रखा जाता है। छठा क्या है, व्यवसाय आनुवंशिक प्रकृति, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में बच्चा अगर जन्मा, ठीक है, तो उस ब्राह्मण का व्यवसाय क्या है, कथा, पूजा पाठ, यही सब, हवन, ये सब है।
तो एक तरह से उसको व्यवसाय ही हम मानेंगे। तो वो क्या है, मंदिर में रहना, तो अब वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहेगा, भगवान की वो सेवा करेगा। लेकिन अगर कोई और जात का लोग अगर कथा पुराण वेद सब कुछ जान गया, लेकिन वो क्या है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं कर्म की ब्राह्मण हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन क्या हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ। कर्म से ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ कि इतने बच्चों को मैं शिक्षित कर रही हूँ, कॉलेज में शिक्षित कर रही हूँ, प्लस यूट्यूब चैनल के जरिए भी मैं भी शिक्षा दे रही हूँ, एक परोपकार का कार्य कर रही हूँ। तो मैं भी क्या हूँ, मैं भी कर्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे भी सारे वेद पुराण सबका ज्ञान आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ। तो मुझे क्या है, मुझे था मंदिर में भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। सेवा के अवसर का मतलब क्या हुआ कि जितना भी पूजा पाठ ये होता है, मंदिर में जो भी दान पुण्य किया जाता है, वो मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, वहीं पे एक ब्राह्मण है, उसको अगर मान लीजिए पूरी तरह से वेद पुराण ये सब का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो मतलब उसके अनुकूल है। वो सारी चीज़ें, पैसा जो भी होता है, जैसे मंदिरों में जो भी चढ़ावा चढ़ता है, तो उसको आरबीआई को थोड़ा ना दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता। वो क्या है, ब्राह्मण समाज के जो है देखभाल में, या यूँ कह सकते कि हेल्प में जो है यूज किया जाए, यानी ब्राह्मण समाज कल्याण के लिए वो पैसा जो है यूज किया जाता है। बाकी उसका जो है सरकारी जो है काम से जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या, अंतःविवाही मतलब कि जो है अंतर जातीय कास्ट मैरिज करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, आधुनिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रचलित आधार वर्ग व्यवस्था है। यह ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है, इसलिए वर्ग व्यवस्था को सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में स्पष्ट किया जाता है। आदि काल में आयु हो गया, लिंग हो गया, शिक्षा, पेशा, आय आदि के आधार पर वर्गों का निर्माण होता रहा है। वर्ग की अवधारणा, वर्ग का मतलब क्या हुआ, क्लास, आप किस क्लास के हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, वर्ग बांटा जाता है। फिर क्या है कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। प्रत्येक समाज में अनेक, अब बोला नहीं जा रहा है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा जैसे पेन हो रहा है टंग में कि क्या ही बताया जाए। प्रत्येक समाज में अनेक परिस्थितियां पाई जाती हैं, फलस्वरूप उनके अनुसार अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। देखिए, मैकावर और पेज के अनुसार जो वर्ग की परिभाषा क्या है, सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आइए देखिए, हम विशेषता की बात कर लेते हैं। तो विशेषता क्या है वर्ग का, तो वर्ग के अंतर्गत जो है 8 विशेषताएं हैं आपकी। पहला क्या है आपका, संस्तरण है, ऊंच नीच की भावना है, वर्ग चेतना है, सीमित सामाजिक संबंध है, गतिशीलता है, समान जीवन शैली है, अर्जित व्यवस्था है और वर्ग संघर्ष है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट आपके क्या है, वर्ग की विशेषता के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। देखिए, टंग में पेन होने की वजह से, और जैसे आज क्या है, आज मुझे 3 दिन हो गए बाल में कंघी किए हुए स्टूडेंट। सिर्फ क्या है, आप लोगों के लिए क्लास, जैसे जैसे मतलब बच्चे, मुझे एक बच्चा भी मैसेज कर देता है कि मैम मुझे इससे प्रॉब्लम है। अगर मेरे से हो सकता है स्टूडेंट, जहाँ तक मेरे से हो सकता है, मैं आप सभी लोग के लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। कुछ भी हो जाए, मतलब अगर मेरे बच्चों ने मुझे एक कमेंट कर दिया कि मैम इसका वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कार्य करती हूँ, और मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी देती हूँ कि नहीं, इस डेट को आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। जैसे आज माइनर का हिंदी ख़त्म हो गया, कल पॉलिटिकल का 2 क्लास, आज मतलब कल रात में मैंने पॉलिटिकल का एक दिया, और दोपहर में एक फिर पॉलिटिकल का दे दिया, यानी 2 वीडियो जो है पॉलिटिकल का दे दिया। और 18 जून यानी आप लोगों के पेपर के लिए जो है 2 मॉडल पेपर मैं आज 16 को दे दूँगी या 17 को दे दूँगी, तो आपका हो जाएगा। तकलीफ़ होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अकेले का तकलीफ़ है ना, लेकिन मेरे भरोसे कितने बच्चे मेरे बैठे हुए हैं कि नहीं मैम का वीडियो आएगा और हम पढ़ाई करेंगे।
तो आप चाहे किसी स्थिति में पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए, चाहे कोई भी स्थिति से मैं गुजरूं, मैं इस समय क्या कॉलेज भी देखती हूँ, घर का काम भी देखती हूँ, उसके साथ साथ जो है आप लोगों का मॉडल पेपर भी तैयार करती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी समस्या का जो है सामना यहाँ पर न करना पड़े। तो ठीक है, तो आप देखिए आज आपका ये पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो आप लोग अपना मैसिव कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप लोग उस डाउट को भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल कोशिश रहेगी स्टूडेंट 12 से 1 के बीच में, या उससे पहले भी आप लोगों के हम क्लास दे देंगे। अगर आज टाइप हो जाएगा तो मैं आज रात को अगर टाइप कर ली तो कल मान के चलिए 10-11 बजे, नहीं तो 1 बजे तक आप लोग को हार्डली क्लास मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग।